हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सही चल रहा है सब? आज आपकी सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2। लिखिए यहाँ पे। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ये क्लास नंबर 3 है। पिछले क्लास में मैंने आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बारे में समझाने की कोशिश करी। उसके साथ साथ मैंने बहुत कुछ समझाया। इतना समझाया कि हो सकता है लास्ट में क्या हो गया हो, सब कुछ मिक्सअप। तो क्यों ना एक बार हम वापस मुड़ें और एक क्विक रिवीजन कर लें कि पिछले क्लास में आपसे क्या बात हुई है। क्लास नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, क्लास नंबर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हो ही चुका है पहले। देखिए क्लास नंबर 2, मैंने आपको पढ़ाना सिखाया था नॉर्मल रेसिडेंट। देखना फास्ट में कितना जल्दी समझाता हूँ मैं आपको। मैंने नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बारे में समझाना शुरू किया था। मैंने कहा था कि जो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा वक्त तक रहता है वो नॉर्मल रेसिडेंट है। जो इंडिया में 1 साल से कम वक्त रहता है और ज़्यादातर बाहर ही रहता है वो क्या है? नॉन रेसिडेंट है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे। किसके बारे में? एम्बेसीज़ के बारे में या कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। एम्बेसीज़ जो हमारे यहाँ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के, जो हमारे यहाँ, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, मैं दिखाया था आपको। जो हमारे यहाँ फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज़ हैं, उस एम्बेसीज़ में हमारे इंडियंस भी काम कर सकते हैं, फॉरेनर्स भी काम करते हैं। तो जो इंडियंस काम करते हैं वो रेसिडेंट हैं, जो फॉरेनर्स काम करते हैं वो नॉन रेसिडेंट है। बात हो चुकी है। हमारे जो एम्बेसीज़ हैं, इंडियन एम्बेसीज़, वो इंडिया से बाहर है। इंडियन एम्बेसीज इंडिया में क्यों होगा? इंडियन एम्बेसीज़ कहाँ होगा? इंडिया से बाहर होगा। उस इंडियन एम्बेसीज़ में कौन काम कर सकता है? उसमें इंडियंस भी काम कर सकता है और फॉरेनर्स भी काम कर सकता है। जो इंडियन एम्बेसीज इंडिया से बाहर है, वहाँ जो फॉरेनर्स काम करता है वो नॉन रेसिडेंट है, जो इंडियन काम करता है वो रेसिडेंट है। अब आप कहोगे सर हमारा एम्बेसीज यूएस में है, यूएस में इंडियंस काम करता है, तो वो कैसे हमारे यहाँ रेसिडेंट हो गया? ये बात मैं आज की क्लास में समझा भी सकता हूँ और समझाऊंगा भी, टाइम मिल गया तो। जो एम्बेसीज होते हैं ना, फॉरेन एम्बेसीज, जो हमारे यहाँ की फॉरेन एम्बेसीज है वो फॉरेन इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाती है, और जो फॉरेन में इंडियन एम्बेसीज है वो इंडियन टेरिटरी मानी जाती है इकोनॉमिक सेंस में। आज बात होगी उसके बारे में। आगे सर, आगे है, मैंने 5 केसेस समझाए थे। वो टोटली आपका एक पेज नंबर बुक का दिखाता हूँ, वहाँ से इंस्पायर्ड है। पेज नंबर 53 है। किस पे? टी आर जैन में। पेज नंबर 53 में 5 केसेस दे रखे हैं। उन केसेस को मैंने डिस्कस कर दिया था कि कौन से नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, कौन नहीं होते हैं। उसके बाद बात करी थी मैंने आपको डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम के बारे में। मैंने कहा था डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्या किया था, एक साइड मैंने डोमेस्टिक रखी थी, दूसरी साइड मैंने नेशनल रखा था। ये नेशनल हो गया, ये डोमेस्टिक हो गया। मैंने कहा कि इंडिया के नेशनल टेरिटरी का इस्तेमाल करके, इसको मैं लिख के समझाता हूँ फिर से भी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हल्का हल्का बोलते जाता हूँ। ये कौन सी इनकम है? डोमेस्टिक इनकम। ये कौन सी इनकम है? नेशनल इनकम। समझ लो कल वाली बात को ही क्विक तरीके से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सबसे पहले देखिए, पहला वर्ड में लिखता हूँ क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी। उससे पहले लिखता हूँ, देखो, उससे पहले लिखता हूँ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी एंड बाय रेसिडेंट इन इंडिया। जो इनकम कमाई हो रही है वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी से हो रही है, और जो कमाने वाला है वो कौन है? रेसिडेंट इन इंडिया है। तो क्या इसको आप डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे? बताओ कहाँ रखोगे इसको? डोमेस्टिक इनकम रखोगे, नेशनल इनकम रखोगे? ये पहला केस मैं बता रहा हूँ। जो पिछले क्लास में समझाया था उसी को नए अंदाज से आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है या प्रोडक्शन हो रही है, इसको ये भी समझ सकते हैं,
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, उसी को क्या बोल सकते हैं? इनकम जनरेटेड। इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है बताओ जी बच्चों? इनकम जनरेट हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी से, मतलब जो हमारा इंडिया का ज़मीन है और कुछ वाटर एरिया भी है, एयर भी है, माइंस भी है, उनसे इनकम जनरेट हो रहा है। और जनरेट करने वाला बंदा कौन है? रेसिडेंट इन इंडिया है। तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम में होगा? यस होगा। क्या ये नेशनल इनकम में होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी से अगर इनकम आता है तो वो डोमेस्टिक इनकम में आता ही आता है। और वो भी अगर रेसिडेंट इन इंडिया ने कमाया है तब तो नेशनल इनकम में भी आएगा, दोनों जगह आएगा। दूसरा पॉइंट में आइए, दूसरे पॉइंट से पॉइंट क्लियर होगा। देखना मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी है एंड बाय नॉन रेसिडेंट है। जो कमाई हो रही है जहाँ पे वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया का लैंड है, लेकिन कमाने वाला बंदा कौन है? नॉन रेसिडेंट है, ज़्यादातर इंडिया से बाहर ही रहता है, लेकिन कमाई इंडिया में हो रही है। बताइए किस में इंक्लूड करोगे इसको? डोमेस्टिक में करोगे या नेशनल में करोगे या दोनों में करोगे? सर डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो रही है तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड तो होगा ही होगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट कमा के दे रहा है इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि नेशनल इनकम में इंक्लूड होने के लिए नॉन रेसिडेंट नहीं बल्कि रेसिडेंट चाहिए। आ जाओ जी, तीसरा पॉइंट आ जाओ। मान लो इनकम कहाँ हो रही है? इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडियन टेरिटरी। एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या हो गया? बाय रेसिडेंट। जो ज़मीन है, जो लैंड है जिस पे इनकम कमाई जा रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो इंडियन टेरिटरी से बाहर है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं जो उस पर काम करते हैं वो रेसिडेंट इन इंडिया है, इंडिया में रह के बाहर कमा रहा है। तो क्या सर इसको कहाँ इंक्लूड करोगे? कहाँ इंक्लूड करें बताओ आप? सर आउटसाइड इंडियन टेरिटरी है तो डोमेस्टिक में तो इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक में इंक्लूड होने के लिए आउटसाइड नहीं, इनसाइड इंडियन टेरिटरी होना चाहिए। और ये रेसिडेंट के द्वारा कमाई जा रही है, इसलिए ये तो इसमें तो इंक्लूड होगा ही होगा। किसमें? नेशनल इनकम में। क्योंकि नेशनल इनकम ये नहीं देखता है कि नेशनल इनकम ये नहीं देखता कि कहाँ से कमाई हो रही है। नेशनल इनकम देखता कि कौन कमा रहा है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट कमा रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। अगर रेसिडेंट कमा रहा है तो दुनिया के किसी भी कोने में कमा रहा है, वो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम में आ जाएगा। और डोमेस्टिक इनकम क्या देखता है? कुछ नहीं देखता, वो देखता है डोमेस्टिक टेरिटरी देखता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में काम हो रहा है तो कोई भी कमा के दे रहा है वो यहाँ आ जाएगा। फोर्थ केस में आइए, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडियन टेरिटरी एंड नॉन रेसिडेंट, एंड बाय व्हाट? बाय नॉन रेसिडेंट। कमाई इंडिया से बाहर हो रही है, ज़मीन इंडिया का बाहर है, कमाने वाला लोग भी इंडिया से बाहर है। भाई यूएस में जितने लोग हैं, इंग्लैंड में जितने लोग हैं, वहाँ की ज़मीन पे काम करते हैं, वहीं कमाते हैं, तो उससे हमारा क्या लेना देना है? ज़मीन भी बाहर है, टेरिटरी भी बाहर है, और कमाने वाले लोग भी कहाँ रहते हैं? बाहर ही रहते हैं। ना तो ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा ना ये नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया ये मीट नहीं करता है, कोई भी क्राइटेरिया ये मीट नहीं करता। ये बात मैं इतनी बार समझा चुका हूँ पिछली क्लास से आज की क्लास तक, मुझे अब विश्वास है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हो बच्चे? जल्दी बोलो। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ समझाने के लिए। आपके पिताजी या माताजी जो कमाते हैं उसको कहाँ रखोगे आप? डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में या दोनों में? उसके लिए मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आपके पिताजी रहते कहाँ पे? बताओ कहाँ रहते हैं? आपके फादर कहाँ रहते हैं? मैं मान लेता हूँ आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इंडिया में रहते हैं। उनका बिजनेस कहाँ है? इंडिया में ही है। तो दोनों जब इंडिया में है, वो रेसिडेंट भी इंडिया में है और डोमेस्टिक टेरिटरी भी है, तो उनकी इनकम कहाँ होगी? डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट होगा और नेशनल इनकम का भी पार्ट होगा, दोनों माना जाएगा।
अगर मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके मामा जी इंडिया से बाहर रहते हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, लेकिन उनकी कमाई कहाँ चल रही है? इंडिया में चल रही है। नॉन रेसिडेंट है, कमाई इंडिया में कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम में तो आएगा, लेकिन नेशनल इनकम में वो नहीं आएगा। अब आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं एग्जांपल और नहीं दे सकता हूँ। समझ में, अब मैं कहता हूँ कि समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, दोबारा लेक्चर जाके सुनना चाहिए, बुक को भी पढ़ना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब आइए, मैंने एक चीज़ कहा था, एक टॉपिक लिखी अब यहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फिर से, पिछली क्लास में बात हो गई थी लेकिन फिर से बताता हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो ये बच्चों, दो तरह का राइट्स होता है किसी भी कंट्री का अपने ज़मीन पे, किसी भी नेशन का अपने लैंड पे। एक होता है पॉलिटिकल टेरिटरी, देखो एक क्या होता है, और दूसरा होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। बात को समझिएगा, दूसरा होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। इसमें क्या फ़र्क है ये आपको मैं अब समझाता हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, पॉलिटिकल टेरिटरी में और इकोनॉमिक में। मैंने पिछले क्लास में क्या किया था, इंडिया का मैप लाया था, देखो नहीं है, देखो नहीं लाया था, दिख रहा होगा आपको। यस सर, ये इंडिया का मैप है। और इसके आसपास कुछ वाटर एरिया भी है, वाटर भी एरिया दिख नहीं रहा, इस ले लीजिए चारों साइड। सॉरी यहाँ तो नहीं होगा, इस साइड तो लैंड है, यहाँ पे ये वाटर एरिया भी है। यहाँ बांग्लादेश है, इसके बगल में बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे वाटर एरिया भी है, वो भी हमारा होता है। ऊपर का ज़मीन एयर जो होता है वो एयर स्पेस भी हमारा होता है। जिस जगह पे कोई दूसरे कंट्री के प्लेन्स या कोई भी चीज़ या कोई मूवमेंट्स हमारे परमिशन के बगैर नहीं हो सकता है। आपने सॉवरेंटी का नाम सुना होगा, नेशनल सॉवरेंटी होता है, कोई भी कंट्री हमारे कंट्री में बिना हमारे परमिशन के नहीं आ सकता, कोई भी कंट्री का लोग। उसको हम पॉलिटिकल बाउंड्री बोलते हैं, जहाँ पे हमारे नेशन से हमारे हमारे जो इंस्टीट्यूशन से वहाँ से परमिशन लेकर ही हमारे कंट्री में घुस सकते हैं आप, उसको हम पॉलिटिकल टेरिटरी कहते हैं। जो हमारे यहाँ के एम्बेसीज़ हैं, जो फॉरेन के एम्बेसीज़ हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया भर के एम्बेसीज़ खुले हुए हैं, वो एम्बेसीज़ की जो ज़मीन है वो भी पॉलिटिकली हमारा ज़मीन है, वो पॉलिटिकल टेरिटरी है। अगर हमारे किसी कंट्री से रिलेशन बिगड़ता है तो हम चाहें तो उस एम्बेसीज़ को बंद भी करवा सकते हैं और उनसे कहेंगे आप अपने घर जाओ। इतना आसान नहीं होता, लेकिन कभी रिलेशन बिगड़ता है तो ऐसा करते हैं बहुत लोग। सबसे पहले डिप्लोमेटिक टाइज ही ख़त्म हो जाते हैं। ये जो आपस के राजदूतों के संबंध होते हैं, राजनयिक संबंध उसको बोलते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं अगर रिलेशन काफ़ी बिगड़ता है तो हम उसको कह सकते हैं कि आप यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ। लेकिन जब तक वो इंडिया में है, जब तक वो इंडिया में है, पॉलिटिकली मेरा राइट उसके ऊपर है, लेकिन इकोनॉमिकली मेरा राइट उसके ऊपर नहीं है। उस एम्बेसीज़ के ऊपर इकोनॉमिक राइट मेरा नहीं है, उस एम्बेसीज़ के ऊपर इकोनॉमिकली हमारा राइट नहीं है। मतलब यूएस का एम्बेसी है, ब्रिटिश एम्बेसी है, जो भी है, उसके अंदर के एरिया में जो इकोनॉमिक काम है, जो भी गुड्स का या सर्विसेज का मूवमेंट्स है, वो सभी हमारे यहाँ का मूवमेंट नहीं माना जाएगा, वो फॉरेन कंट्रीज़ का, उस कंसर्न कंट्री का मूवमेंट माना जाएगा, इकोनॉमिकली उसका है। सिमिलरली जो हमारे एम्बेसीज है जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, हर कंट्री में फैले हुए हैं, उस एम्बेसीज में जो काम हो रहा है वो काम इकोनॉमिकली किसका माना जाएगा? हमारा इंडियन का माना जाएगा और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। फॉरेन एम्बेसीज में जो काम हो रहा है, फॉरेन में इंडियन एम्बेसीज में, फॉरेन में इंडियन एम्बेसीज में जो काम हो रहा है उसको डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानने के लिए
इकोनॉमिक टेरिटरी का होना बहुत जरूरी है, और वो इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया का है, भले फॉरेन लैंड पे क्यों ना हो। जो एम्बेसीज का एरिया होता है वो इकोनॉमिकली इंडियन टेरिटरी माना जाता है, और जो हमारे यहाँ का लैंड है फॉरेन एम्बेसीज का, वो इकोनॉमिकली फॉरेन लैंड माना जाता है। बात समझ गए? तो हमारे यहाँ के जो फॉरेन एम्बेसीज के इनकम है उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन में, मैं इस बात को लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को, जो इंडियन फॉरेन एम्बेसीज है, जो फॉरेन एम्बेसीज है, जो फॉरेन एम्बेसीज है इन इंडिया, वो नॉट considered to be economic territory of India, economic territory of India. Foreign embassies in India not considered to be economic territory in India, of India, sorry. So the production of goods and services therein not the part of what? Not the part of डोमेस्टिक इनकम, उसको डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। बदले इसके बदले यहाँ आ जाओ, जो इंडियन एम्बेसीज है, तो जो इंडियन एम्बेसीज हैं, इंडियन एम्बेसीज इन फॉरेन कंसिडर टू बी, क्या माना जाएगा उसको? कंसिडर्ड, सिर्फ कंसिडर लिखो ना, कंसिडर क्यों लिख रहे हैं हम हमारा भी ना, कंसिडर टू बी इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा, और वहाँ जो गुड्स की प्रोडक्शन होगी या मूवमेंट होगी, सो द प्रोडक्शन ऑफ goods and services therein consider to be, sorry, therein is the part of डोमेस्टिक इनकम, वो क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। मान गए? पक्की बात। कॉमन सी भाषा में कहीं सड़क पे चलते चलते मैं आपसे पूछ लूँ कि हमारे यहाँ जितने भी इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज हैं उसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट्स होती है या सर्विसेज क्रिएट होती है, वो क्या हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? तो कहोगे बिल्कुल भी नहीं। और फॉरेन कंट्री में जो हमारे इंडियन एम्बेसीज हैं उनका यस सर है, उसका पार्ट है। बस इतनी सी बात आपको जानना था इस टॉपिक के थ्रू, डोमेस्टिक टेरिटरी के थ्रू। आइए जी, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ। ये बात भी पहले हो चुकी है, मैं तो पिछले क्लास से आज की क्लास में समझ लो वही बात समझा रहा हूँ, नई तरीके से समझा रहा हूँ। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर 2-3 बार ही पढ़ लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम। क्या टॉपिक है आपका बच्चे? कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। देखो ना, कल भी क्लास में समझाया था, आपको दिक्कत भी होगी, आज भी समझा देता हूँ। देखना कितना आसान चीज़, देखना। देखो ये चार्ट इसलिए बनाया था मैंने आपको। अगर मान लो आपके पास डोमेस्टिक इनकम दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम दे रखा है,
तो उसमें क्या होगा, ध्यान सुनना। डोमेस्टिक इनकम दे रखा है तो उसमें आपके पास ए होगा, ये होगा 1 होगा। डोमेस्टिक इनकम में 1 तो पार्ट है उसका। बेटा जान प्लीज़ पे अटेंशन हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक टेरिटरी हो और रेसिडेंट इन इंडिया हो, ये तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा ही होगा। ये नेशनल इनकम का भी पार्ट है। मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो इसके वजह से तो प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये दोनों जगह है। बात इसकी करते हैं, अगर मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो ये सेकेंड वाला इनकम देखो, ये डोमेस्टिक में तो इंक्लूड है लेकिन नेशनल में नहीं है। तो अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना होगा। बेटा जान बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि ये डोमेस्टिक में इंक्लूड है और नेशनल में मुझे नहीं चाहिए, तो माइनस करो। ये क्या है, ये डोमेस्टिक में नहीं है लेकिन नेशनल में है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है ना, तो जो डोमेस्टिक में है ही नहीं उसका कुछ करो ही मत। इसके बाद आ जाओ, इसकी बात करो। ये दोनों क्या है, ये तो दोनों जगह नहीं है, इसकी भी छोड़ दो। ये डोमेस्टिक में भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब है सर कि जब भी कभी मेरे पास डोमेस्टिक इनकम होगा उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना, नेशनल में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम लेंगे, उसमें ये क्या कर देंगे, माइनस। वेरी गुड, ये माइनस कर देंगे, बार बार लिख रहा हूँ मैं। और डोमेस्टिक में एक इनकम है, डोमेस्टिक में एक इनकम है जो डोमेस्टिक में एडेड नहीं था लेकिन नेशनल में एडेड होना चाहिए। डोमेस्टिक में एडेड नहीं था लेकिन नेशनल में एडेड होना चाहिए। वो कौन सी इनकम थी, ये थी। देखो ना, नेशनल में एडेड है लेकिन डोमेस्टिक में एडेड नहीं था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा प्लस। कहाँ प्लस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इनकम में। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या करेंगे, एक को करेंगे माइनस, दूसरे को करेंगे प्लस। तो सर किसको प्लस करोगे, आउटसाइड इंडियन टेरिटरी जो कमाता है और बाय रेसिडेंट, आउटसाइड इंडियन टेरिटरी और बाय रेसिडेंट, उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यही बात तो मैंने कल कहा था। देखो यहाँ लिखो, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, जो चाहिए पहले लिखो। मुझे चाहिए नेशनल इनकम, मुझे क्या चाहिए, नेशनल इनकम। मुझे गिवन क्या है, गिवन है डोमेस्टिक इनकम। पहली बात, जो प्लस होना चाहिए उसको प्लस कर दो और जो माइनस होना चाहिए उसको माइनस कर दो। तो प्लस क्या होना चाहिए सर, प्लस होना चाहिए इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, ये होना चाहिए। इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से कोई रेसिडेंट कमाता है तो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। और डोमेस्टिक में क्यों प्लस किया, क्योंकि डोमेस्टिक में ये पहले से एडेड नहीं था और मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना तो प्लस करना ही पड़ेगा। अब माइनस करता हूँ, उसको माइनस करने जा रहा हूँ, उसको माइनस करने जा रहा हूँ जो डोमेस्टिक में तो इंक्लूडेड था लेकिन नेशनल का वो पार्ट नहीं हो सकता है। कौन सा, इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। मज़ा आ गया। बहुत सारे नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया में रहते तो नहीं है लेकिन कमाते इंडिया से है। सिंस वो इंडिया में नहीं रहते हैं इसलिए वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन सिंस वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करते हैं तो डोमेस्टिक का पार्ट होगा। और डोमेस्टिक को अगर हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नेशनल में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो ना, माइनस करना पड़ेगा। मज़ा आ गया। यही बात कल भी समझाया था, यही बात मैंने आपको आज भी समझाया है, नए तरीके से समझा दिया। बस अगर आप अब नेशनल इनकम गिवन है उसको डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना चाहो तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। डोमेस्टिक को यहाँ अकेले छोड़ दो और इसको इस साइड कर दो, ट्रांसफ़र कर दो,
अपने आप क्या हो जाएगा, वो प्लस माइनस हो जाएगा। नेशनल इनकम गिवन हो तो क्या करोगे, इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करोगे, इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी क्या करोगे, प्लस करोगे। ये जो मैंने यहाँ लिखा है, मैं इसको एक बार बोल्ड तरीके से इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ये जो मैंने लिया यहाँ पे, जानते हो इसको जो लिया है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ लिया है, पता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है NFIA। इसी को क्या बोलते हैं हम, NFIA। इसको बोलते हैं NFIA। इसका मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम अर्नड नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लिखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम का शॉर्ट नहीं होता है, NFI होगा, NFIA। इसको यही बोलते हैं। जब भी कभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाएगा तो यही करोगे आप, क्या करोगे सर, इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। ये मैंने कल भी समझाया था आपको, ऐसे इंडिया बना करके क्या कहा था, कुछ लोग होते हैं जो बाहर से कमा के इंडिया पैसा भेजते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो यहाँ से क्या करते हैं, इंडिया पैसा बाहर भेजते हैं। तो इनका नेट अमाउंट क्या होगा, इसी को बोलते हैं, नेट अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, NFIA बोलते हैं। यस सर, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और भी बातें ढंग से क्लियर हो जाएगी। अब क्या किया जाए, अब एक नया टर्म्स लिया जाए, टॉपिक लिया जाए और उसके बारे में बात किया जाए। और वो नया टॉपिक क्या है, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट के क्या डिफरेंस है। लिख लो इस टॉपिक को। ये भी पिछली क्लास में कहीं ना कहीं मैंने समझा रखा है। डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर द सेम थिंग। क्या ये सेम थिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं। मैंने आपको पहले समझा रखा है, जो फर्म होता है वो जितना प्रोडक्शन करता है वही क्या कहलाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्शन ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि सर आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है, उसमें सर्विसेज भी इंक्लूड है। लेकिन फिर इसको सेल करता है, सेल करके इनकम पैसा जनरेट करता है, और उसको पे करता है कि इसको हाउस होल्ड को कैसे पे करता है, फैक्टर इनकम के तरीके से, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट वो पे करता है। तो हो गया इनकम्स। इसलिए प्रोडक्ट एंड इनकम क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे और दोनों सेम चीज़ होंगे। जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब मैं यूज़ करूँ, डोमेस्टिक इनकम में बोलूँ तो बात एक ही चीज़ है। अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलूँ, डोमेस्टिक इनकम बोलूँ, एक ही बात। इनकम मतलब हम डोमेस्टिक तो छोड़ो, प्रोडक्ट के बदले में हम इनकम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बदले में इनकम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर, एक ही चीज़ है। आइए बच्चों, अब नया टॉपिक पर बात करते हैं। नया टॉपिक लिखिए आज की क्लास का, और वो क्या है सर, लिख लीजिए पहले न्यू टॉपिक। वो है ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये मतलब ध्यान समझिएगा। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट मैं आपको आपके अपने फैक्ट्री के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक फैक्ट्री है, आप मिस्टर ए नाम रख लो आपका। आपका एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन करते हो। कितना प्रोडक्शन किया, मान लो आपने उसका 10 लाख का प्रोडक्शन किया, छोटा ही अमाउंट ले लेता हूँ। आपने 10 लाख की प्रोडक्शन करी। कैसे करी प्रोडक्शन बता सकते हो थोड़ा सा। आपने प्रोडक्शन करी तो किसके हेल्प से करी होगी, सर हमने मशीनरी का इस्तेमाल किया, हमने बिल्डिंग का इस्तेमाल किया, हमने फर्नीचर का इस्तेमाल किया, हमने बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया।
एक्सेट्रा, तब जाके हमारी प्रोडक्शन हुई। तो अब मुझे बताओ, एक साल आपने मशीनरी इस्तेमाल किया, बिल्डिंग इस्तेमाल किया, फर्नीचर इस्तेमाल किया, टूल्स इस्तेमाल किया, एक्सेट्रा बहुत कुछ इस्तेमाल किया। एक साल बाद मान लो इस सब की वैल्यू सपोज करो 50 लाख की थी। आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या लगता है आपको, क्या सेम वैल्यू रहेगी? दुनिया में ज़मीन को छोड़ करके, ज़मीन मतलब लैंड, लैंड को छोड़ करके हर चीज़ में डेप्रिसिएशन लगता है, उसकी वैल्यू घटती है, वियर एंड टीयर लगता है। तो क्या इसकी वैल्यू नहीं घटेगी? आप मान कर चलो सपोज को 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं इन जनरल, तो भी कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा? 5 लाख। इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? 45 लाख की। चलो भाई ऐसा करता हूँ ना, मैं प्रोडक्शन की अमाउंट बढ़ा देता हूँ, यहाँ 50 लाख कर देता हूँ, ये छोटा अमाउंट है इसके हिसाब से, 50 लाख कर देता हूँ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, वैसे समझा दिया। 50 लाख की प्रोडक्शन है, डेप्रिशन की अमाउंट 5 लाख हो गई थी ना, इसलिए मैंने इसको बढ़ा दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना डेप्रिशन 5 लाख हो और आउटपुट हमारी 10 लाख की हो, को ठीक लगता है क्या ये बात? वैसे 50 लाख भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन इस पचड़े में क्या पढ़ना, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल ही होता है। यस सर। तो बताइए, ये जो प्रोडक्शन 50 लाख की है, क्या इस अमाउंट पे आपको खुश होना चाहिए कि मैंने 50 लाख की प्रोडक्शन कर दी? बहुत खुश हैं आप? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने से पहले, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे 5 लाख रुपया खोना भी पड़ा, 5 लाख के एसेट्स भी मैंने गंवा दिए। किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से गंवा दिए। और मेरे पास देखा जाए तो नेट इफेक्ट में मेरी प्रोडक्शन की वैल्यू क्या रह गई? 45 लाख रह गई नेट इफेक्ट में। तो ये जो प्रोडक्शन थे ये कहलाते हैं ग्रॉस, और ये क्या कहलाते हैं? नेट। ये कहलाते हैं ग्रॉस और ये कहलाते हैं नेट। कितना सिंपल एंड साधारण एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। अकाउंटिंग वाले बच्चे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। जो हमने ऐसे प्रोडक्शन कर ली हमारी ग्रॉस है, हमारे किचन में जो खाना पीना बनता है ये ग्रॉस प्रोडक्शन है। हालांकि किचन के खाने पीने को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये अलग बात है, इस बात में समझाएंगे। लेकिन हमने जो खाना पीना घर में बनाया उसके लिए हमने बहुत यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया, बहुत मशीनरी का इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू भी क्या होती है? धीरे धीरे गिरती है, कम होती है, डिप्रेशन लगती है। उसको माइनस करो तो क्या आता है? नेट अमाउंट आता है। आप ज़्यादा बोलूँगा तो कन्फ्यूज़ कर जाओगे ना, पक्की बात। ये ग्रॉस है, नेट है। ये मैंने मिस्टर ए का एग्जाम्पल लिया। मिस्टर ए जैसे कितने लोग हिंदुस्तान में? 1.37 समथिंग बिलियन है, इतनी पॉपुलेशन है, करोड़, 130 करोड़ पॉपुलेशन से ऊपर है। कई सारे लोग उसमें से बिजनेस करते होंगे। उन सब लोगों के जो प्रोडक्शन है उन सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रोडक्शन। उन सब में से क्या करो? कलेक्टिवली डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या बचेगा फिर? नेट प्रोडक्शन। क्योंकि माइक्रो में एक इंडिविजुअल की बात तो होती है, लेकिन मैक्रो में इंडिया एट लार्ज की बात होगी, तो वहाँ पे मिस्टर ए के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, पूरा कंट्री के बारे में बात करनी होगी। इसलिए वहाँ पे क्या करेंगे हम? सारे के सारे डेप्रिसिएशन वहाँ से माइनस करेंगे, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? नेट प्रोडक्शन मिलेगा। मज़ा आ गया? तो ये ग्रॉस एंड नेट के टर्म्स में बात कर रहे थे हम। अब यहाँ ग्रॉस एंड नेट किसकी बात करेंगे? देखो यहाँ पे मैंने कहा दो इनकम बारे में बात मैंने अभी की। एक बात करी डोमेस्टिक इनकम, दूसरी क्या बात की मैंने? मैंने बात की नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम भी क्या हो सकता है? ये हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट ही बोलता है, वैसे है दोनों सेम ही चीज़। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट में GDP। ये नाम तो ज़रूर सुना होगा आपने। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं? डेप्रिसिएशन। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बनेगा ये? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं NDP। मैंने मीनिंग दो बार ही समझा दिया आपको। मीनिंग समझाने के बाद मैंने ये बातें आपको समझाई है। इधर आइए, अगर मैं इधर की तरफ बात करूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस नेशनल इनकम। उसमें से क्या माइनस करूं? डेप्रिसिएशन। तो क्या बन जाएगा ये? नेट नेशनल इनकम। इसको NNI बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं, GNI बोलते हैं। हो गया, माइनस करके जो आएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी था। डोमेस्टिक में भी ग्रॉस एंड नेट होता है, नेशनल में भी ग्रॉस एंड नेट होता है, और डोमेस्टिक ग्रॉस को भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक को और नेशनल को भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखना ना आगे चल के कितने सारे फॉर्मूलाज आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से बच्चे आपने क्या देखा कि हम डोमेस्टिक इनकम को भी क्या कर सकते हैं, ग्रॉस एंड नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नेशनल को भी कर सकते हैं, और डोमेस्टिक एंड नेशनल को भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो आज कितने सारे टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसको मैं वाली देता हूँ, अगली क्लास की टॉपिक लिखता हूँ, फिर अगली क्लास में मिलने की बात करेंगे। सबसे पहले टर्म्स हमने सीखे आपको GDP, दूसरा क्या सीखा NDP, डिफरेंस क्या था उसमें, डेप्रिसिएशन का। तीसरा टर्म्स क्या सीखा, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोल दो या ग्रॉस नेशनल इनकम बोल दो, एक ही बात है। चौथा क्या सुना, NNP, नेट नेशनल इनकम। कैसे सर, अगर NDP की बात करूँ तो कैसे निकलेगा, GDP माइनस डेप्रिसिएशन। अगर मैं NNP की बात करूँ तो कैसे निकलेगा सर, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। बस आराम से बात हो गया। तो ग्रॉस को, कोई भी ग्रॉस उसमें से क्या माइनस कर दूँ, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट में। ग्रॉस में मैं क्या करूँ, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट में। एक बात आपने ये सीखी है। और दूसरी बात आपने उधर सीखी थी कि अगर मैं डोमेस्टिक इनकम मेरे को गिवन है, डोमेस्टिक इनकम गिवन है और उसको किस में कन्वर्ट करना चाहूँ मैं, नेशनल इनकम में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डोमेस्टिक इनकम हो गया, उसमें प्लस क्या कर देंगे, NFIA, ये NFIA प्लस कर देंगे। NFIA क्या होता है, ये दोनों का नेट अमाउंट होता है। मतलब सर अब ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल इनकम अगर निकालना हो तो क्या करो, डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस कर दो, NFIA प्लस कर दो, तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ये नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस कर दो, NFIA प्लस कर दो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल इनकम में। तो ये कन्वर्जन का तरीका मैंने आपको आज सिखाया है। हालांकि इसमें और बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं, सवाल करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर आपको होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास का टॉपिक लिख दूं क्या मैं आपको आज, अगली क्लास में टॉपिक होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।